प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश विशेष पूर्वावलोकन श्रृंखला 1 के प्रश्न संख्या 15 में टाइपिंग त्रुटि के कारण विकल्प बी और सी आपस में बदल गए हैं। सही सुमेलन निम्नवत होगा। विंध्याचल मिर्जापुर, देवासरी बाराबंकी, हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद। यह विकल्प गलत है। यहाँ फैजाबाद के स्थान पर प्रयागराज सही स्थान होगा। प्रश्न संख्या 15 में हुई त्रुटि के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हमने उत्तर प्रदेश विशेष का जो आपका पूर्वावलोकन आता है उसको शुरू कर लिया है। एक कक्षा उसकी इसी चैनल पर आपको मिल चुकी है ना। आप लोगों ने उस पर बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो आज उसकी दूसरी कक्षा लेके हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमेशा की तरह प्रश्नों के माध्यम से चीजें समझते चलेंगे। देखिए, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2, दूसरी क्लास में क्या है, दूसरा चैप्टर बेसिकली आर्थिक परिदृश्य है। आर्थिक परिदृश्य में से मुख्यतः करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। मैंने यहां सवाल सारे लगाए हैं, उसके दो कारण हैं। एक, आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की नेचर, उनका प्रकृति पता चलता रहे कि करंट अफेयर से सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए। और दूसरा, अगर उसमें से कुछ अपने काम की चीज है तो उसके लिए, तो जितना आवश्यक होगा आपकी आगामी परीक्षा के लिए, उसी हिसाब से मैं प्रश्नों को समझाता कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलिए तो सवालों के माध्यम से ही चीजें समझते चलते हैं। तो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं है। देखो, ये क्या मतलब है निर्यात विकास केंद्र? मतलब उत्तर प्रदेश का जैसे ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद वाला योजना, तो कुछ उसमें से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका निर्यात काफी अच्छी मात्रा में होता है। बहुत ढंग से, मतलब वो चीज बाहर भेजी जाती है, उनका अच्छे से निर्यात होता है। तो कौन सा शहर? अब आगरा को आप देखोगे तो आगरा निर्यात का केंद्र है ना। इलाहाबाद, खुर्जा बेसिकली सिरेमिक टाइल्स, पोट्री वगैरह जो होते हैं उन सब के लिए है ना। और मेरठ आपका खेल के सामान वगैरह इत्यादि का काफी बड़ा हब है। इलाहाबाद कोई ऐसा बड़ा मतलब औद्योगिक नगर नहीं है जहां से उद्योग की कोई विशेष गुंजाइश होती हो जो निर्यात योग्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपका निर्यात का केंद्र जो नहीं है वो इलाहाबाद होगा। बाकी आगरा, खुर्जा और मेरठ आपके निर्यात के केंद्र होंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो, 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का एरिया कितना है? तो उत्तर प्रदेश का जो निर्यात में लगभग परसेंटेज है वो लगभग 5 से 6 के बीच में वेरी करता रहता है ना। रिसेंटली अभी 5.6 समथिंग था, है ना। तो आप याद रखोगे 5 से 6 के बीच में वो वेरी करता है। एग्जैक्ट फिगर शायद ही आपसे पूछा जाए, आपसे यही पूछा जाएगा लगभग कितना है। तो लगभग आप याद रखेंगे तो बीच में याद रख लो 5.5 के आसपास है निर्यात में प्रतिशत, है ना। और यही आपसे पूछे कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश की जीडीपी का योगदान कितना है, तो लगभग 8% है। ठीक है, दोनों फैक्ट्स याद रखोगे, कई बार पूछे गए हैं। तो 2014-15 में पूछ रहा है तो तब भी वहां वही था, 5 से 6% निर्यात में हमारा योगदान है। ठीक है, तो इस सवाल को आप याद रखेंगे। बाकी अगर कोई ऐसा निर्यात का डेटा मान लीजिए कोई बहुत बढ़ जाता है तो फिर आप उसको बजट में देखते चलेंगे, है ना। वो थोड़ा सा, और वो हाईलाइटेड डेटा भी होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, और फिर अगर ऐसा कुछ होगा तो वो सवाल भी बन के आएगा। तो इन सब चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखो, बजट के आकार से रिलेटेड कि उत्तर प्रदेश का बजट कितना है, एग्जैक्ट फिगर आपसे 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये अभी रिसेंट का ही सवाल है, उत्तर प्रदेश 2022 प्रीलिम्स का सवाल है। उसमें आपसे बजट के आकार के विषय में पूछा गया था। एक बार और आया है बजट का आकार। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमसे 2-3 बार बजट का आकार पूछा गया है, मतलब वो फिगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है, आपसे कहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपसे कह रहा है कि बजट का आकार कितना है, यह दिया है, और इस बजट में इतने करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। तो इसमें प्रायः उत्तर प्रदेश में अगर डेटा वाला सवाल आता है तो प्रायः सही होता है, जबकि यूपीएससी जैसे परीक्षाओं में डेटा वाले प्रश्न प्रायः गलत होते हैं। मैं प्रायः शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, चलिए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर का
सही उत्तर को चिन्हित कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। वर्तमान दृष्टि से ये किसी काम का सवाल नहीं है, लेकिन आपको यह समझना है कि प्रश्न की नेचर कैसा हो सकता है पूछे जाने का। अगला भी सवाल सेम है, बजट का आकार कितना था उस समय, इतना सी इस प्रश्न का सही आंसर था, इतना बजट का आकार था। तो अभी की दृष्टि से हमारा ये कोई मतलब का सवाल नहीं है, लेकिन हां आपको जब आप पेपर परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस जब आप देंगे, संभवतः इस बार मार्च में होना है 2024 वाला एग्जाम, है ना, तो उससे पहले बजट आ चुका होगा, तो उस डेटा पे आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट निगाह से उसको देख के जाएंगे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो इस प्रकार अगर कोई भी नई योजनाएं आती हैं, कुछ योजनाएं जो बेसिक योजनाएं हैं, आप जब उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ते हैं तो उनमें आपको कुछ योजनाएं मुख्यतः मिल जाएंगी। तो आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो शामिल की गई हैं, किस योजना पर सबसे ज्यादा बजट खर्च किया गया है, कौन सी बिल्कुल नई योजना है, किसका बजट कुछ बहुत ज्यादा कम कर दिया गया। तो ये कुछ की फैक्ट्स होते हैं जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। उस समय आत्मनिर्भर कृषक, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना ये थी। युवा उद्यमता पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थी, तो इसका आंसर 1, 2, 3 था। वर्तमान दृष्टि से यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन मैं लगा के क्यों लाया हूं, ताकि आपको साथ में साथ नेचर समझ में आती रहे। जब करंट अफेयर्स पढ़ो तो आपके दिमाग में चीज हो कि हां प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, वरना करंट अफेयर्स को हम कहानी की तरह पढ़ते हैं, फिर हमारा गड़बड़ हो जाता है। अबे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, सवाल कहां से आ गया, फिर शक्लें देखते हैं इधर उधर, इधर की देखेंगे उधर की देखेंगे, फिर और कुछ दिख जाता है, ध्यान भटक जाता है। तो वहां ध्यान ना भटके, इसलिए अभी से समझते चीजें चलना है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश 2011-12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान क्या था? देखो, वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार कृषि का योगदान चालू और स्थिर मूल्यों, आप जानते हैं कि स्थिर मूल्य हम निकालते हैं, है ना, उसको 2 टाइप पे देखते हैं जीडीपी को। जब कभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो डिटेल में हम इसको समझेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि एक स्थिर मूल्य होता है, एक चालू मूल्य होता है ना, मतलब उस हिसाब से निकालते हैं। तो स्थिर चालू मूल्य और स्थिर मूल्य पे, चालू मूल्य पे कितना है कृषि का 26.1% है, स्थिर मूल्य पे 21.1% है। और पूरे प्राथमिक सेक्टर का देखोगे, क्योंकि प्राथमिक सेक्टर में कृषि के अतिरिक्त खनन वगैरह, उत्खनन वगैरह ये सारे उद्योग भी आ जाते हैं, तो उनका योगदान 28.4 और 23.9% है। मोटा मोटा याद रखोगे आप, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर बी सही हो जाना था। मोटा मोटा याद रखोगे, प्राइमरी सेक्टर का योगदान 28 से 30% है, जो हमारी जीडीपी है उसमें, स्टेट की जीडीपी में। ठीक है, इस बात को याद रखोगे, बाकी एग्जैक्ट डेटा आपको वहां से ले लेना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि भाई बजट आया तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान है, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की एसडीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान क्या है? सेम सवाल है, पीछे वाला ही है ना, तो लगभग 30 के आसपास है, तो उसी हिसाब से हम इसमें अपना आंसर देख लेंगे। ठीक है, कभी कभी फिगर ऊपर नीचे भी होते हैं, मोटा मोटा फिगर आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो, तो करंट के क्वेश्चन है, इनको अभी की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रकृति आपको नेचर समझ में आए प्रश्नों का। ठीक है, चलो, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मतलब क्या है कि यूपी के कुछ एरियाज में तो विशेष रूप से बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, लेकिन जैसे आप वेस्टर्न यूपी में चले जाओगे तो नोएडा वगैरह और ये सब जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब वेल स्टेब्लिश हैं औद्योगिक दृष्टि से। लेकिन आप यहीं पूर्वांचल चले जाओ, बुंदेलखंड चले जाओ, तो वहां औद्योगिक विकास बहुत कम है। तो वही पूछ रहा है, प्रादेशिक असंतुलनता के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में राज्य के कुल 20% औद्योगिक इकाइयां हैं, ठीक है। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है, यह भी सही है। बुंदेलखंड कौन सा वाला एरिया पड़ता है? ये आपका मान लो मोटा मोटा अगर उत्तर प्रदेश है, ऐसे इमेज बना दिया है, तो ये जो ललितपुर और यहां वाले आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, और कुछ एमपी का मिला जुला एरिया, उसको मिला के बोलते हैं बुंदेलखंड। ठीक है, इसमें दोनों तीनों सही हैं, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, गीडा क्या है? गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, GIDA, गोरखपुर इंडस्ट्रियल, GI, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इसको गीडा बोलते हैं। ठीक है, तो गीडा क्या है? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी प्रकार से एक यूपीडा है ना,
यूपीडा क्या है? यूपीडा जो है, जो आपके एक्सप्रेसवे वगैरह बनते हैं उनका काम देखने वाली संस्था है यूपीडा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से इसका नाम है। तो ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं जो आपको आगे आएंगी। तो गीडा को आप याद रखेंगे, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो यूपीएसआईडीसी है, यूपीएसआईडीसी, ठीक है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है ना, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है, वो कहां है? वो स्थापित है आपकी कानपुर, उसका मुख्यालय जो है वो आपका कहां पड़ जाता है? वो पड़ जाता है कानपुर। तो यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहां पड़ जाएगा? कानपुर में, ठीक है, याद रखोगे कानपुर। और अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, 1976, ठीक है, 1976 में इसकी स्थापना हुई है, 1976। तो दोनों बातों को याद रखोगे, यूपीएसआईडीसी कानपुर और स्थापना 1976। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश का एक संगठन है जो कि नए नए कुछ उद्योग हैं तो उनके उद्योग को लगाने में और उनके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उनको फुलफिल कराने में उनकी हेल्पिंग बॉडी की तरह काम करती है। एक संस्था है ये, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके द्वारा मिलकर बनाई गई है। तो उस संस्था का क्या नाम है? उद्योग बंधु। उद्योग बंधु से आपसे 2 से 3 बार सवाल पूछा गया है, तो उद्योग बंधु को याद रखोगे, ठीक है। अब मान लो इसमें अगर जिसको ना पता होगा तो वो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण लगाया आएगा कि भाई यही है, यही करा रहा होगा, लेकिन उद्योग बंधु है जो उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और उद्योग लगाने में हेल्प करता है। उस संगठन का क्या नाम है? उद्योग बंधु। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? है ना, तो यूपीएसआईडीसी का पूछ रहा है, ये करंट अफेयर्स का सवाल है, 2017 की बात है, हाँ 17 का ही सवाल है। फूड मेगा पार्क बरेली में मेगा फूड पार्क लगाया जा रहा था, है ना, मतलब ये बेसिकली क्या है? औद्योगिक विकास के लिए जो है नए नए, जैसे इसमें क्या है, मेगा फूड पार्क बरेली में क्या होगा? एक बड़ी सी जगह होगी खूब, है ना, और उसमें क्या होगा? सारी जो फूड रिलेटेड इंडस्ट्री है उनको जगह दी जाएगी सरकार के द्वारा उद्योग लगाने के लिए, सब्सिडी इत्यादि चीजों पर, ताकि वो फल फूल सके। इसी प्रकार से टेक्सटाइल पार्क बनाएगा बनारसी में, है ना, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को सारा वहां प्रमोट किया जाएगा। डिफेंस रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनको शाहजहांपुर में प्रमोट, इस तरीके से ये चीजें हैं, ठीक है। लेकिन जो थीम पार्क है ना वो इसका हिस्सा नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। मोस्टली ये करंट का सवाल है ना, इसका नेचर जो है करंट आधारित है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसको आप याद रखोगे, राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, है ना। जैसे आपने देखा कि यूपीएसआईडीसी जो औद्योगिक विकास निगम थी कानपुर वाली, उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना 1976 में की गई थी, है ना। जब आपसे यह पूछ लिया तो यह भी पूछा जा सकता है। उसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश पर्यटन, तो हम पर्यटन है मतलब घूमेंगे, तो कैसे घूमेंगे? साथ में 4 लोग घूमेंगे। याद रखना, किताब पे लिख लो अपनी ऐसे ही, है ना, मतलब किताब पे लिख लोगे तो कभी सवाल आ जाएगा तो गलत नहीं होगा। साथ में घूमेंगे और 4 लोग घूमेंगे, यानी 1974 में इसकी स्थापना हुई है। साथ में घूमेंगे और 4 लोग घूमेंगे, 4 लोग पर्यटन करेंगे, तो 1974, है ना, ईयर को आप याद रखेंगे। चलिए उत्तर इसी सवाल के बगल में लिख लेना यूपीएसआईडीसी, ताकि दोनों में कंफ्यूजन ना हो, दोनों आपको एक साथ याद रह लें कि आसपास थे, वो 74 था, वो 76 था, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? सेम सवाल है, 2 बार आया है। साथ में घूमेंगे, 4 लोग पर्यटन करेंगे, तो प्रश्न नंबर 14 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1974, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, देख लेते हैं। यह लघु तथा मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह लघु तथा मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को, सर्विस सेक्टर को नहीं देता है, जो उद्योग हैं उनको बेसिकली क्या करता है? वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कौन? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। तो इसके विषय में भी याद रखेंगे, है ना, ये सवाल पूछ। अब देखो ये कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हो। जो सर्विस सेक्टर है ना वो क्या है? वो एक आधुनिक प्रवृत्ति का सेक्टर है, उसको प्रायः
लोन और इत्यादि चीजों की जरूरत कम पड़ती है ना, लेकिन कोई उद्योग लगा रहा है तो उसमें एक बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर कॉमन सेंस से भी रिस्क भी लेना हो ना सवाल में, तो तब भी आप ऑप्शन नंबर ए के साथ ही जाओगे, केवल एक सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो देखो इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश जो सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग है, इसका मतलब क्या है कि पहले कोई आदमी उद्योग लगाता था तो उसको 10 जगह से बोले यहां से एनओसी लाओ, यहां से ये लेके आओ, यहां से फलाना चीज का सर्टिफिकेट, यहां से ये सर्टिफिकेट, परेशान हो जाता था आदमी उद्योग लगाने में, बोले हटा लगा लिया उद्योग है, तो वो मतलब कंफ्यूज हो जाता था। तो अब सिंगल विंडो क्लियरेंस है कि भाऊजी आपको कहीं नहीं जाना है, आप आओ सीधे, यहां से आपको सारे चेक पोस्ट सब यहीं से मिल जाएंगे, मौज लो, अपना आराम से उद्योग लगाओ। ठीक है, तो ये वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के अंडर में ये कार्यालय काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि औद्योगिक विकास माना जाता है किसी भी प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस में आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो उसमें क्या है, बेसिकली जितने भी लाइसेंस हैं, औद्योगिक अनुमोदन होना है, कोई भी एनओसी मिलनी है, कुछ भी सर्टिफिकेट मिलना है, वो औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन उसका भाग नहीं है। औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन तो कौन करेगा, जो उद्योग होगा वो करेगा, है ना, उसका सिंगल विंडो क्लियरेंस से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, सही उत्तर पूछ रहा है तो केवल 2 सही हो जाएगा, एक सही नहीं है। औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन उसका भाग नहीं है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही आ गया, तो क्या क्या उससे देंगे भाई, औद्योगिक सेवाएं जो भी तुम्हारी हैं सब कर देते हैं, औद्योगिक स्वीकृति देनी है कर देते हैं, औद्योगिक अनुमोदन करना है कर देते हैं, लेकिन वही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अब ये नहीं होगा। ये करंट अफेयर्स के ओरिएंटेड सवाल भी कह सकते हो। तो 2017 में ये नीति आई थी। तो इस प्रकार यदि कोई बड़ी नीति आती है, कोई बड़ी नीति उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस होती है, तो उससे भी सवाल बनता है ना। सवाल का नेचर आपको समझना है, वहां से भी सवाल बनेगा। जैसे लास्ट ईयर जनसंख्या नीति आई थी तो 2022 में उससे रिलेटेड सवाल आ गया। तो इस प्रकार की चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 सही है। आगे चलते हैं। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, 2 रुपए किलो वाला सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग जो है वो रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो सबसे ज्यादा कर्मचारी ना कहो, लोग कह लो, सबसे ज्यादा जो लोग लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में वो किस में है, वो आपके प्राइमरी सेक्टर में है। प्राइमरी सेक्टर से अपना रोजगार प्राप्त करते हैं, और प्राइमरी सेक्टर में भी बेसिकली किससे, कृषि से, है ना। तो सबसे ज्यादा लोग नियोजित हैं या काम करते हैं या उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दैट इज कृषि। ठीक है, आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों के कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। अब देखो कॉमन सेंस भी देखो, अगर आपको यह पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है, भाई देश की जनसंख्या 2000 अब तो 140-145 करोड़ होंगे, जल्दी 150 करोड़ भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी, और उसमें से भाई साहब हमारा हिस्सा कितना था, 20 करोड़ हम थे। तो सोचो ना, मतलब जब जनसंख्या में सबसे ज्यादा है तो काम वाले भी तो सबसे ज्यादा हमारे ही होंगे। आदमी ठलुआ थोड़ी ना बैठा होगा, काम तो करेगा कुछ ना कुछ रोटी खाने के लिए। तो सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है, मान लो, हो सकता है, आगे चेक कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है। आप सोचो ना, 1 मिलियन 10 लाख, क्या खाली 30 लाख आदमी खेती करेगा भाई साहब? केवल 30 लाख आदमी खेती करेगा क्या? 20 करोड़ में से 30 लाख आदमी खेती करेगा? गलत बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है, मतलब 2 करोड़, 2 करोड़ ही होगी क्या कामगारों की संख्या? 20 करोड़ में से 2 करोड़। कॉमन सेंस, मैं कह रहा हूं आपको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस से कैसे सवाल सॉल्व करोगे? और ये ऐसा नहीं है इस प्रश्न में ही काम में आएगा, ये एक एबिलिटी है, आपको डेवलप करनी है साथ साथ। तो मैं जो देखता हूं मैं उसी तरीके से आपको भी बताता चल रहा हूं। तो ये भी अनकॉमन सेंस हो गया है ना दोनों सवाल, और उपयोग में से कोई नहीं। तो भाई साहब मुझे ये ज्यादा सही लग रहा है, वही पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। यदि मुझे ना भी पता हो तब भी मैं इस तरीके से सवाल का आंसर सही कर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कितनी निश्चित की गई है?
तो जो नवीनतम मजदूरी जो मजदूरी अधिनियम है 1948, इसके अंतर्गत जो अभी है वो अकुशल श्रेणी का कोई मजदूर है, अकुशल मतलब ईटा ढोरा है, मतलब जिसके पास कोई कौशल नहीं है, उसके लिए मिनिमम मजदूरी महीने में कितनी होनी चाहिए? 9743 रुपया। अर्धकुशल है तो 10,717, कुशल मजदूर है तो मिनिमम 12,005 रुपया से कम उसको आप नहीं दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हल्का सा डेटा दिमाग में रखना, लेकिन यह भी तभी पूछा जाता है जब यह नीति घोषित होती है। अभी शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 1 अप्रैल या 1 मई 2023 से प्रभावी है। ये वाले डेटा जो हैं 1 मई 2023 या 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं, तो इनको आप याद रख सकते हैं क्योंकि करंट हैं, 2023 से ही प्रभावी हुए हैं, है ना। तो ये सवाल में पूछने की संभावना ज्यादा है, तो ये डेटा को आप ध्यान रखेंगे, यद्यपि आपकी किताब में भी दे रखे हैं, है ना। मतलब 21 से 23 भी यही रहे और 23 से 25 भी यही है ना, इस तरीके से है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? तो ये तो बेसिकली उसका सवाल है, किसका? आपके पॉपुलेशन वाला सवाल है। 32.9% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कार्यबल जो है मतलब जो है वो वर्किंग है। बाकी जो 67%, 67.1% लोग रह गए वो इनके ऊपर निर्भर हैं, है ना। जैसे खाने पीने के लिए, मान लो मैं हूं, है ना, मैं अभी तो अकेला हूं, लेकिन मेरी पत्नी हो, 2-4 बच्चे हो और वो सब कोई काम नहीं कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूं, तो मेरा जो गिनती होगी वो कार्यशील कार्यबल में होगी, और मुझ पे जो लोग आश्रित हो, मेरे माता पिता हो, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हो, तो वो किस में हो जाएगा? वो मुझ पे आश्रित हो जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल कार्यबल कितना है? 32.9% है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। और 67.1% लोग इस पर आश्रित हैं। तो इसमें कोई नहीं है, ये सवाल उससे बाहर कर दिया गया था मूल्यांकन से, तो इस हिसाब से इसका आंसर डेटा आप याद रखोगे 32.9%। तो एक आध कभी कभार गलत सवाल भी आते ही हैं, हमेशा बोलता हूं मैं, उनसे घबराना नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 9.4% की भागीदारी है। अभी तक इतनी तो हो ही नहीं पाई है, 8% के आसपास ही रह जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की देश के कुल निर्यात में 66% की भागीदारी है। कैसी बात कर रहे हो? 66% की भागीदारी कैसे हो जाएगी? है, मैं कह रहा था 5 से 6% है, फिर तो हम तो मतलब हीरो हो गए होते अगर 66% तक की भागीदारी हो रही होती तो, है ना। तो इस हिसाब से वर्तमान की दृष्टि से ये दोनों ही गलत है। में भी हो सकता है जब पूछा गया हो तो जीडीपी में 9.4 हो, 2009 की बात है, तब ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी कितना है? जीडीपी का अनुपात 8% है। किताब पे लिख लोगे क्योंकि रिसेंट पेपर तक तो चेंज होगा नहीं, यूपीपीसीएस वाला जो पेपर होगा तब तक बजट के नए आंकड़े आ जाएंगे, तो उससे अपना अपडेट कर लेना। ठीक है, और निर्यात में कितना है? 6% मान लो मोटा मोटा। ठीक है, तो दोनों गलत है उस हिसाब से। ठीक है, चलो। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। बिल्कुल ठीक बात है ना, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य के विभिन्न भागों में विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है ना। तो क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य है, ठीक है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है, और राज्य के विभिन्न भागों में विकास स्तर में भिन्नता मिलती है। अब भिन्नता मिल रही है क्या इसलिए पिछड़े हैं? नहीं, भिन्नता उसका एक स्वरूप है ना, लेकिन उसकी वजह से पिछड़े नहीं है। पिछड़े तो हम किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है ना, डेवलपमेंट के प्रोसेस कम है, इस वजह से। ठीक है, तो ये कथन और कारण दोनों सही है, पर उसकी सही व्याख्या नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कथन कारण दोनों सही है, पर उसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% संग्रह करता था। पहले यह सवाल बहुत पूछा जाता था, पहले व्यापार कर से सबसे ज्यादा टैक्स प्राप्त होता था। अब अगर घुमा के पूछ रहा हो तो उसको पूछ ले कि जीएसटी संग्रह से पहले उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टैक्स क्या था, है ना, सबसे ज्यादा कर, मतलब अच्छा सवाल बन सकता है। अब तो सबसे बड़ा जो कर संग्रह है वो जीएसटी के रूप में मिल रहा है उत्तर प्रदेश को, क्या भारत को भी और सारे राज्यों को भी, लेके क्योंकि सारे टैक्स उसमें समाहित हो गए। लेकिन जीएसटी एप्लीकेबल होने से पहले उत्तर प्रदेश को जो सबसे ज्यादा पैसा मिलता था वो सेल टैक्स से मिलता था या व्यापार कर से मिलता था। ठीक है, चलो, तो इस हिसाब से 25वें प्रश्न का आंसर उस समय हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी। कई बार यह सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है,
कई बार पूछा गया है तो इसको उसी हिसाब से डील करेंगे। अब याद रखेंगे आप, अब सबसे ज्यादा जो टैक्स मिल रहा है आपको जीएसटी से मिल रहा है। लेकिन सवाल अगर उसका मन में आ गया एग्जामिनर के तो आपसे ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि वर्तमान में, यद्यपि वर्तमान में उत्तर प्रदेश को, या भारत के संबंध में उत्तर प्रदेश के संबंध में ही लो तो उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक टैक्स की मात्रा व्यापार कर से क्या कहते हैं उसे, मूल्य क्या कहते हैं उसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त होती है। परंतु उससे पूर्व, है ना, वस्तु एवं सेवा पूर्व के वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से पूर्व निम्न में से किस कर द्वारा सर्वाधिक मात्रा उसको प्राप्त होती थी? तो याद रखोगे व्यापार कर। अच्छा सवाल बन सकता है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल भी वही है, सबसे ज्यादा किससे होती थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापार कर से। उत्तर प्रदेश की सरकार का सबसे बड़ा आय का भाग आता है, फिर वही रिपीट सवाल है, पुराना ही सवाल है, व्यापार कर से, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार संग्रह करता था? तो इसमें लखनऊ जोन जो था, लखनऊ के आसपास वाले एरिया, लखनऊ जोन वो सबसे ज्यादा व्यापार टैक्स देता था। यद्यपि अब ये चीजें नहीं है, मतलब क्योंकि अब सारी चीज जीएसटी में आ गई है। चलो, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां स्थापित है? तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र आपका कहां है? वाराणसी में है। 2017 में स्थापित हुआ है, 2017 में उद्घाटन हुआ है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014 में इसका क्या रखा गया था? विमोचन किया गया था, मतलब नींव रखी गई थी, है ना। तो 2014 में नींव रखी गई थी और 2017 में ये इसको वो किया गया उद्घाटन, तो 2017 में ही आया है। तो इस प्रकार का अगर कोई बड़ा सेंटर कहीं बन रहा है उत्तर प्रदेश में, या इस प्रकार की चीजें हैं, कुछ भी बड़ा ना वो हो रहा है ना, जैसे इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, तो यूपी के किसी स्थान पे अगर मोदी जी कुछ खोल खाल रहे हैं तो उसको भी ध्यान रख लेना है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स का मटेरियल, क्वेश्चन का मटेरियल बन जाता है। आगे चलते हैं, सेम सवाल है, व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद में हुई है, तो वही सवाल है सेम, कहां हुई है? वाराणसी जनपद में हुई है। तो 30वें का क्या आंसर हो जाएगा? 30वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2004-5 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था? तो अप्रत्यक्ष कर लगभग 75% के आसपास रहते हैं। अभी भी देख लो, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार 78.669% है। तो इस हिसाब से क्या लगा दोगे? अभी के हिसाब से ये आंसर लगा दोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मतलब ये सवाल ऐसे हैं, जनरली इनको कोई नहीं पढ़ के जाता है कि अप्रत्यक्ष कर का योगदान कितना है। अगर कहीं आपको टेबल फॉर्म में मिल जाए, बजट में मिल जाता है, जैसे घटना चक्र वगैरह की जो किताबें आती हैं उनमें मिल जाता है, तो उस हिसाब से इसको देख सकते हो। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। तो ध्यान रखना, 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय हमने हाईएस्ट ग्रोथ रेट अंकित की थी, है ना। उच्चतम जो है औद्योगिक वृद्धि दर लगभग 10% थी, है ना, वो हमने गेन की थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्चतम वृद्धि दर गेन की गई थी। तो इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है, इस बात को याद रखोगे। वही ना, नवीं पंचवर्षीय योजना जो थी, इसमें है क्या, नवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें निगेटिव औद्योगिक ग्रोथ रेट थी, ठीक है, निगेटिव औद्योगिक ग्रोथ रेट थी। ये भी सवाल आपसे पूछा। हाँ, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किसमें रही? तो नकारात्मक का मतलब क्या होता है? नो। नकारात्मक का मतलब होता है नो, और नो का मतलब होता है नो। 9th पंचवर्षीय योजना में क्या थी? नकारात्मक ग्रोथ रेट रही थी। आगे चलते हैं, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला डेटा केंद्र या पहला आंकड़ा केंद्र कहां स्थापित किया है? तो वो आपका किया है नोएडा में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में पहला डेटा केंद्र बना है। नोएडा आप देखोगे तो पूरा ही एक तरह से औद्योगिक केंद्र है ना, औद्योगिक क्या कह सकते हैं उसको, वो नाम ही उसका, नोएडा की फुल फॉर्म ही औद्योगिक करके है कुछ, तो वो पूरा ही औद्योगिक केंद्र है। बेसिकली वहां जो नए नए उद्योग हैं वही स्थापित हो रहे हैं। तो इस हिसाब से डेटा केंद्र जो हमने बनाया है पहला, ग्रेटर नोएडा में बनाया है। आगे चलते हैं, विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश, तो टैक्स जो है ना निरंतर रूप से बढ़ते ही रहते हैं, बड़ा है, ठीक है। बी, जैसे जीएसटी है, लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार की इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं,
उत्तर प्रदेश में बैट कब से लागू हुआ है? ये यद्यपि करंट अफेयर्स का सवाल बनेगा क्योंकि 2009 में पूछा है। तो बैट जो लागू हुआ था वो आपका हुआ था 2008 में, है ना, 2008 में। बैट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स, या हिंदी में कह सकते हैं मूल्य वर्धित कर। ठीक है, मूल्य वर्धित कर। तो 1 जनवरी 2008 से लगा था। मैंने अपनी किताब पे बैट है ना, तो यहां पे भी टा बना रखा है दूसरा, मतलब 2008, तो उसमें टा ठा दोनों एक से आ रहे हैं ना, तो सन याद रह जाएगी आपको। तो 1 जनवरी 2008 से लगा है वैल्यू एडिड टैक्स यूपी में। चलो, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? तो देख लो, जहां शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो, बागपत और गाजियाबाद। जब आप उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे तो जितने भी दिल्ली से सटे हुए वाले जिले हैं ना, बागपत रहा, गाजियाबाद रहा, गौतम बुद्ध नगर रहा, वहां ग्रामीण जनसंख्या बहुत कम है ना, लगभग सभी शहरी जनसंख्या है। तो गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार कहां मिलेंगे? या तो बागपत में मिलेंगे या गाजियाबाद में मिलेंगे। एक बार डेटा देख लेना, मेरे हिसाब से बागपत होना चाहिए। ठीक है, बागपत में मिलेंगे, बागपत बिल्कुल सटा हुआ जिला है। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2011 में निश्चित की गई आवास नीति के अनुसार, अब देखो मैं फिर बार बार बोल रहा हूं आपको, यदि कोई बड़ी नीति आएगी, आवास नीति आए, जनसंख्या नीति आए, मजदूरों के लिए कुछ उसकी बात की जाए, तो उससे सवाल बनेगा, है ना। अब 2011 में नई आवास नीति आई, सवाल बना दिया, है ना। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, कोई भी अगर बड़ी नीति आ रही है, कोई भी चर्चा का विषय बन रही है या ज्यादा बड़े लोगों को प्रभावित कर रही है, तो वहां से सवाल पूछने आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही व्यक्ति वे होंगे जिनकी मासिक आय कितनी होगी? 5,000, यानी 60,000 वार्षिक वाले। लेकिन 2017 में इस डेटा को अपडेट करके क्या कर दिया है? कितने कम? 3 लाख रुपया अगर आपकी वार्षिक आय है, 3 लाख का मतलब कितना हो गया? 25,000 ना। हाँ, 25,000 रुपया प्रति माह अगर आपकी आय है तो भी आप ईडब्ल्यूएस के पात्र होंगे। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाला नहीं है, आवास योजना के लिए जो ईडब्ल्यूएस है वो ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत पूछ रहा है कितने उत्तर प्रदेश के जिले शामिल किए गए हैं? तो अभी तक 112 जिला हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 8 हैं। ठीक है, याद रखोगे आकांक्षी जिला कार्यक्रम में। आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था, वही है, लगभग 8% है। सेकंड नंबर पे हम आते हैं, फर्स्ट नंबर पे शायद महाराष्ट्र रहता है। ठीक है, चलो करंट से रिलेटेड सवाल है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो कृषि श्रम उत्पादकता का मतलब क्या हो गया? कि जितना कृषि में श्रम किया जा रहा है उसके मुकाबले उत्पादकता ज्यादा हो, है ना। मतलब क्या होगा? तो वो कहां ज्यादा होगी? जहां टेक्नोलॉजी बढ़िया होंगी, अपडेटेड टेक्नोलॉजी से खेती करी जा रही है। मान लो मैं 10 घंटे काम कर रहा हूं खेत में, मैं कर रहा हूं मशीन से, राम बाबू काम कर रहे हैं 10 घंटे खेत में, वो हसिया लेके कर रहे हैं। तो कृषि उत्पादकता किसकी ज्यादा होगी? मेरी कि राम बाबू की? मेरी होगी। और मैं कैसे क्षेत्र में पाया जाऊंगा? जो प्रॉस्परस क्षेत्र होगा। तो बेसिकली जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका है, पंजाब हरियाणा से लगा हुआ है, वहां टेक्नोलॉजी ज्यादा अपडेटेड है अपेक्षाकृत पूर्वी या अन्य उत्तर प्रदेश के हिस्सों के। तो देख लो कृषि उत्पादकता सर्वाधिक कहां होगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। मतलब अगर आपको, अब मैं कह रहा हूं इसका आंसर नहीं पता होगा, कॉमन सेंस लगाओ ना यार, कॉमन सेंस से भी आंसर सही होगा। कुछ लोग इसको तुक्का कह लेते हैं, तो जो आपका मन करे कह लो, आंसर सही होना चाहिए, गोला काला होना चाहिए, बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलो। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ध्यान रखना संस्थान नहीं परिषद है ना, ICAR करके है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित करती है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का बी। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए उत्तरों को कूटिए। कूट लेंगे भाई साहब। क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ा है, बढ़ रहा है, वो तो है ही है। संपूर्ण देश की तुलना के कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। भाई जनसंख्या ही ज्यादा है हमारी, क्या करें, खेती वाले भी ज्यादा होंगे, काम वाले भी, सबको ज्यादा होगा। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है ना। हम उतने बड़े औद्योगिक प्रदेश नहीं है कि हमारे यहां सबसे ज्यादा कारखाने हो प्रति 1 लाख व्यक्ति पे। तो ये फैक्ट तो कॉमन सेंस से भी गलत हो जाएगा, और तीसरा गलत होगा तो देखो ये गलत हो जाएंगे अपने आप, और दूसरा सही है ही है, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार
उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। ठीक है, सकारात्मक पॉइंट है सरकार के लिए, सरकार के मुलाजिम ही सवाल बना रहे हैं तो ठीक है, लगा रही है मतलब अच्छी बात है। क्योंकि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, तो क्योंकि आप लगाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन बैठ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही हैं और वो उसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। उन स्थानों का चयन कीजिए जहां उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, ठीक है, ये संख्या नई नई आती रहती है, बदलते रहते हैं। तो जिस समय ये सवाल आया था संभवतः कानपुर और मुरादाबाद में लग रहा था, लेकिन फिर वो कानपुर वाला नहीं लगा है, मुरादाबाद में तो है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर 2-3 होना चाहिए। अभी तो एक करंट अफेयर्स का सवाल है बेसिकली। ठीक है, नाम की घोषणा होती है ना कि फला फला जगह और बनाएंगे, तो वहीं से सवाल उठा के बना लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ये एक क्लास और है, मतलब ये क्लास और है जो आपको लगेगी क्या वे यार क्या पढ़ रहे हैं, ये यूपी स्पेशल थोड़ी पढ़ने आया, यूपी स्पेशल की शक्ल तो हमारे दिमाग में अलग थी, सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। भाई मैं क्या करूं, पूर्वावलोकन में जिस हिसाब से चैप्टर है मैं उसी हिसाब से क्रम से चल रहा हूं, है ना, ताकि आपको पढ़ने में भी सुविधा हो और मजा भी आए। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि ये एक पिछली क्लास और ये क्लास, इसके बाद अच्छी वाली जो आप वास्तव में जिसको यूपी स्पेशल जानते हैं उस हिसाब वाले प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 9 से 10 क्लास होंगी, बस ज्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं, कहां कहां, तो आप अभी देख के आए थे। बेसिकली तो ग्रेटर नोएडा में ही है सब, नोएडा, मुरादाबाद, तो इसमें से क्या हो जाएगा, मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये सही आंसर होगा। लेकिन कानपुर वाला शायद नहीं किया गया है अब, है ना, तो उसी समय का सवाल है। तो मुरादाबाद में तो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहां है, भाई साहब मतलब ये गजब सवाल है। आलू याद रख लेना आगरा में है। ज्यादा से ज्यादा जिस सवाल बनाने वाले की हिम्मत होगी ना तो वो रिपीट करने की होगी बस। 11 आलू निर्यात जोन है, कहां कहां तक याद रखोगे, अलीगढ़, फरुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ, आगरा, बागपत, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद है। ठीक है, तो अब इसमें से आगरा चचा ने दिया है, बाकी 3 वैसे दिए हैं, याद रख लेना कि आगरा है ना, मतलब दोबारा रिपीट होगा ना सवाल तो सेम डिस्ट्रिक्ट देगा, ये गारंटी है मेरी, है ना, इतना दिमाग नहीं है कि वो दोबारा वो बनाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को कहते हैं खतरनाक सवाल। अच्छा मैं खाली बैठा हूं, ऐसा सवाल बनाऊं, ऐसा सवाल बनाऊं, ऐसा सवाल बनाऊं कि बच्चों की बुद्धि चकरा जाए, तब बनाते हैं मास्टर ऐसे सवाल। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहां है, तो आप जो देखते हो ना BSE, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे उत्तर प्रदेश का भी स्टॉक एक्सचेंज है, 1982 में स्थापित हुआ था। कहां पे है, कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है। तो यूपी स्टॉक एक्सचेंज आपका बेसिकली कहां है, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। ठीक है, याद रखोगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत औद्योगिक वस्तु क्षेत्र उत्पादन में अधिकतम योगदान किसका है इनमें से, तो आप जानते हो इनमें से चीनी के हम बहुत बड़े उत्पादक हैं, हालांकि सेकंड नंबर के हैं ऑल ओवर इंडिया। मैंने आपको बताया था गन्ना में हम पहले हैं, महाराष्ट्र दूसरा है, लेकिन चीनी की बात आ जाएगी तो महाराष्ट्र पहला है और हम दूसरे हैं। ठीक है, तो चीनी उत्पादन में हम अधिकतम योगदान दे रहे हैं, है ना। चलो, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु का उद्देश्य अभी पीछे भी आया था कि उद्योग बंधु उद्योगों में जो उद्यमी आ रहे हैं उनकी हेल्प करना, उनको पैसे वैसे की दृष्टि से और भी तरीके से हेल्प करना। उद्योग बंधु एक संगठन है, तो वही पूछा। उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं को निर्यात प्रोत्साहित करना, नहीं औद्योगिक इकाई को समयबद्ध स्थापना में सुनिश्चित करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, नहीं उद्योग के लिए ऋण प्रदान करना, नहीं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, औद्योगिक इकाई लगवाना। तो 50वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आ गया थोड़ा मजेदार वाला चैप्टर आपका भौगोलिक परिदृश्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य, तो इसमें जो बेसिक चीज दिख रही है मैं आपको बता देता हूं मैप में, फिर प्रश्नों के माध्यम से चीजें समझते चलेंगे। ठीक है, आपका पहले तो आप ये देख लो, टोटल उत्तर प्रदेश की सीमा जो छूती है 9 राज्य प्लस संघ शासित क्षेत्र, यानी 8 राज्य और 1 संघ शासित प्रदेश यानी दिल्ली से छूती है। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले जिले कौन से हैं। सबसे उत्तरी जिला आपका पड़ जाता है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला आपका पड़ जाता है सोनभद्र। सोनभद्र के विषय में एक और फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से छूता है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ठीक है, यहां देख लो, ये एमपी से छुआ, ये छत्तीसगढ़ से छुआ, झारखंड से छुआ, बिहार से छुआ, ये बिहार से इतना एरिया छू रहा है।
जितना मैंने लाल लाल कर दिया। तो सोनभद्र है ना, तो सबसे उत्तरी जिला, मतलब सारे सासा वाले हैं, खाली पूर्वी को छोड़ देंगे तो उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र। अब इधर आ जाओ, है ना, पूर्वी जिले की, सॉरी पश्चिमी की तरफ आ जाओ, तो सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है शामली, ठीक है, सारे सासा वाले हैं। और सबसे पूर्वी जिला पड़ जाता है आपका बलिया। ये बलिया देख रहे हो कि तलवार सी निकली हुई है, बागी बलिया वाला बलिया, तो बलिया सबसे पूर्वी जिला पड़ जाता है, ठीक है। बलिया से अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो तो इन चारों जिलों में से देख रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना, सर मैं हूं वहां से, ठीक है। चलो, तो ये हो गए चारों जिले। उसके बाद एक पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका ये पड़ जाता है लखीमपुर खीरी, है ना, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा पूछा जाता है कौन सा है, तो वो पड़ जाता है आपका हापुड़, है ना, हापुड़। तो हापुड़ को याद रख लेना, हापुड़ पुड़िया सा, है ना, इस तरीके से मैं अभी याद करा दूंगा आगे। तो ये बेसिक जो चीजें हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी, बाकी अब प्रश्नों के माध्यम से चीजें समझते हैं। चलो, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो राजस्थान से लग रही है, देख रहे हो ये येलो वाली राजस्थान से लग रही है। पंजाब से नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि दिल्ली के बाद ये हरियाणा आ जाएगा और पंजाब इसके ऊपर को आता है, पंजाब से हमारी सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन यही देगा, याद रखना, इतना दिमाग नहीं है, हटाएंगे। हरियाणा से लगती है, उपयोग में से कोई नहीं का कोई मतलब है नहीं, तो किससे नहीं लगती है, आपका पंजाब से सीमा नहीं लगती है। टोटल कितने राज्यों से लगती है, टोटल आपकी 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उसमें भी सबसे लंबी अगर सीमा पूछे उत्तर प्रदेश की तो किससे लगती है, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा लगती है। टोटल 11 जिला मध्य प्रदेश से इसके छूते हैं। सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, मध्य प्रदेश से। 8 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं, ऊपर से लेके चलो तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आ जाएगा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा उधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। इस तरह से 8 राज्य हो गए और एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो एक मैप लेके अपने पास भी देख लेना, चारों तरफ बना लेना, मैं तो क्रम से बोल दिया ऊपर से, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, है ना, तो आप भी इस तरीके से बना लेना, ठीक है। चलो, अगला क्या है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों को मिलती है, तो देखो ये सवाल थोड़ा विवादित है। मेरा मानना है कि अगर सिर्फ राज्य पूछा है तो आपको 8 लगाना चाहिए, राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र पूछे तो आपको 9 लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप प्रश्न देख लेना, सिर्फ राज्य पूछे कितने राज्यों से लगती है तो 8 राज्यों से लगती है, राज्य प्लस संघ शासित कितने प्रदेशों से लगती है तो टोटल 9 राज्यों से लगती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर या जिला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला ये आप देख रहे हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, मैं आपको जूम करके और दिखा देता हूं अभी, ये आपका है बलिया, ठीक है, ये रहा बलिया, ये देखो ये रहा, ये सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया, ठीक है। चलो बाकी एक बार और वो बना के बता देते हैं ताकि आपको याद रहे, है ना, ये चीज याद रखने वाली है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सबसे ऊपरी जिला है सहारनपुर। सहारनपुर के विषय में एक और फैक्ट है कि इकलौता ऐसा जिला है जो हिमाचल से छूता है और कोई हिमाचल से नहीं छूता है। ये आ जाएगा सबसे क्या कहते हैं, पूर्वी आ जाएगा शामली, सॉरी पश्चिमी शामली, दक्षिणी हो जाएगा सोनभद्र, है ना, सोनभद्र, और ये हो जाएगा आपका बलिया, ठीक है। चलो बलिया याद रखोगे, ठीक है। चलो तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा इनमें से, आपका बलिया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती। अब आप खुद सोचो, लखनऊ अगर आपने इसमें देखा होगा तो लगभग बीच में पड़ता है, कहां गया लखनऊ, ये रहा बाराबंकी, ये रहा लखनऊ, कटा हुआ मैप है ना आधा उधर, तो कहां लखनऊ और कहां बलिया। तो अगर आपने मैप में भी हल्का सा दिमाग में होगा ना, तो लखनऊ की सीमा मुझे नहीं पता इन तीनों से लगती है नहीं लगती है, लेकिन बलिया से तो नहीं ही लगेगी, क्योंकि बलिया तो सबसे पूर्वी जिला है। तो ये भी कॉमन सेंस का सवाल है, अगर कंफर्म भी नहीं पता, कंफ्यूजन है, तब भी कॉमन सेंस का सवाल है। बाकी आप लखनऊ के आसपास के हैं तो जानते होंगे, उन्नाव बगल में ही है, हरदोई बगल में है, बाराबंकी तो चिपक गया लखनऊ से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों की भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है इनका अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, फिर उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा, ये सारे छोटे छोटे हैं, ठीक है। चलो तो इनमें से देख लेते हैं। देखो
इनमें सबसे छोटा जो है ना ये रहा जौनपुर के नीचे संत रविदास नगर, या कहीं कहीं इसको भदोही भी लिखा मिलेगा। संत रविदास नगर देखो सबसे छोटा, बनारस सबसे बड़ा होगा इनमें से, है ना, इनकी अपेक्षा बनारस बड़ा है। तो बनारस देखो शुरू में किसमें है, ये गया इसमें है, बनारस, बागपत, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर नहीं, सबसे छोटा इनमें संत रविदास नगर है। तो देखो बनारस, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर, ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। थोड़ा टफ सवाल है, ठीक है, थोड़ा टफ सवाल है, तो आप थोड़ा एक बार इसको दिमाग में रखेंगे, है ना, दिमाग में रखेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, अब वही पूछ लिया छोटे से बड़ा, अब देखो आरोही पूछ रहा है छोटे से बड़ा। आपको अगर थोड़ी बहुत भी बेसिक चीजें पता है ना, तो आपको पता होगा सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी के बाद टॉप 5 में ही नंबर आ जाता है आपका सोनभद्र का भी, ठीक है। यद्यपि सबसे बड़ा जो है लखीमपुर खीरी है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से फिर भी जो आपका क्या कहते हैं सोनभद्र है वो भी टॉप 5 में आता है। टॉप 5 में क्या लखीमपुर खीरी है, फिर शायद सोनभद्र है, फिर हरदोई है। ये 3 जिले टॉप के हैं, है ना। जैसे लखीमपुर खीरी ये रहा आपका, है ना, फिर आ जाएगा लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र, है ना, फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है हरदोई, इधर निकल गया होगा हरदोई, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉप 3 जिले हैं। तो सोनभद्र तो सेकंड नंबर का है। अब पूछ रहा है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही, यानी छोटे से बड़ा। तो अब देखो इसमें सोनभद्र है, तो मैं देखूंगा जब छोटे से बड़ा जाऊंगा तो लास्ट में तो सोनभद्र आएगा ही, है ना। तो देखो तो ये दोनों तो अपने आप कट गए। अब देख लो, और बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र इसमें तो ये फिर गौतम बुद्ध नगर। अब जो गौतम बुद्ध नगर है ना, नोएडा जो आपका है वो एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो जिसमें गौतम बुद्ध नगर पहले होगा। कॉमन सेंस से मैं उसको सही आंसर माराऊंगा और यही आंसर मेरा सही भी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है, तो देखो इनमें से, अब वैसे तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा हो जाएगा आपका, हापुड़ है, लेकिन इनमें से जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है वो आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, या क्या कहते हैं नोएडा, है ना, गौतम बुद्ध नगर या आपका नोएडा। नोएडा बहुत लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास उसका एरिया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? याद रखोगे पुड़िया है ना, छोटी सी पुड़िया। जब वो लाते थे बचपन में, कुछ लाते पंसारी की दुकान से लाए होगे, है ना, 2, 4, 5 रुपए का, तो वो उसमें पुड़िया बांध के देता था पैकेट सा। जैसे कुछ नहीं लाए होगे तो लौंगे तो लाए होगे, भैया 10 रुपए की लौंगे दे दो, पुड़िया बना के देता था, छोटी सी पुड़िया। तो पुड़िया जो है, पुड़िया से याद रखोगे छोटा सा है पुड़िया, बराबर ही 660 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है सिर्फ, ठीक है, 660 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है सिर्फ। तो पुड़िया बराबर है, पुड़िया जितना छोटा है तो सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक है? जिसका नाम बड़ा उसी का तो क्षेत्रफल बड़ा होगा। लखीमपुर खीरी, इतना बड़ा नाम है ना, तो लखीमपुर खीरी आपका सबसे बड़ा जिला है, सबसे छोटा जिला आपका हापुड़ है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है, खीरी दिया है या लखीमपुर खीरी दिया हो, वो सबसे बड़ा जनपद हो जाएगा। दूसरे नंबर का जो आ जाता है आपका सोनभद्र है, और तीसरे नंबर का अगर मैं गलत नहीं हूं तो हरदोई है, ठीक है, हरदोई है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? तो वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, इसमें सबसे छोटा बनारस होगा। बनारस बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ना, बनारस बहुत काफी छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो इस हिसाब से इनमें सबसे छोटा जो होगा वो वाराणसी होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाओ। तो सबसे ऊपर आप देखोगे कौन सा है इनमें? रविदास नगर, ये याद रख लेना, कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, है ना, संत रविदास, और क्या कहते हैं गौतम बुद्ध नगर, ये सब एक एक से नाम है। तो जो संत क्या कहते हैं इनमें से सिद्धार्थ नगर है, वो आप देखो नेपाल के बॉर्डर छूता हुआ है। अब नेपाल के बॉर्डर को अगर आपको हल्की सी भी माइंड में लोकेशन याद होगी कि सिद्धार्थ नगर नेपाल के बॉर्डर को छूता हुआ है ना, ये याद रख लो। सिद्धार्थ नगर बलरामपुर और महाराजगंज के बीच में है, नेपाल के बॉर्डर को छूता हुआ है। अब नेपाल के बॉर्डर से ऊपर थोड़ी ना कोई उत्तर में राज्य हो जाएगा, तो सबसे पहले उत्तर में क्या होना चाहिए? सिद्धार्थ नगर होना चाहिए। तो ये चचा गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गए, अपने आप आ गया आंसर सिद्धार्थ नगर। फिर सिद्धार्थ नगर के नीचे देखो संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर के नीचे देखो अंबेडकर नगर है, और चौथा कौन सा रहा? संत रविदास नगर, ये रहा जौनपुर के नीचे। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, तो इसमें आप जूम करके देख लो, है ना, इस चीज को आप जूम करके देख लो कि जो ये है इस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट हैं। देखो
तो सिद्धार्थ नगर सबसे ऊपर रहा चिपटा हुआ, उसके नीचे संत कबीर नगर रहा, फिर अंबेडकर नगर रहा और नीचे संत रविदास नगर रहा। ठीक है, इसी को भदोही भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा थोड़ा मैप पे भी निगाह, ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा थोड़ा मैप पे भी निगाह डालते रहेंगे ताकि प्रश्न को समझने में आपको क्या हो, थोड़ी सी आसानी हो। तो इस प्रकार 62 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो सोनभद्र, चचा बिल्कुल कोने में है, सोनभद्र ये रहे बिल्कुल कोने में। इलाहाबाद कहां रहा, इलाहाबाद आपका रहेगा वाराणसी और वो क्या कहते हैं, ये रहा प्रयागराज। तो सोनभद्र छूने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा है ना, अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। अन्ना प्रथा क्या होती थी, चैत वाली फसल काटने के बाद है ना क्या करते थे, पशुओं को छोड़ देते थे, बाकी वो जो बचा कुछ आइटम है वो चढ़ जाते थे, इसको अन्ना प्रथा कहते थे। लेकिन अब इस प्रथा से क्या है, क्योंकि अब जो है अब तो सारे मौसम में प्राय खेती सी होती है, अब तो खेत खाली रहते नहीं है, तो उनके छोड़ने से नुकसान हो जाता है। तो अन्ना प्रथा कहां की थी, आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र की थी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस बात को याद रखोगे आप, 64 में का अन्ना प्रथा कहां की थी, ऑप्शन नंबर बी। 64 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 2-4 सवाल और रह गए हैं, उनको भी खत्म कर लेते हैं। जलवायु एवं वन, इनमें एक ही सवाल पूछा गया, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, मैंने आपको बताया था कृषि जलवायु क्षेत्र अगर भारत के आपसे पूछेगा तो 15 हैं, और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछेगा तो 20 हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात आ गई तो कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 9 हैं। यही सवाल आपसे रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट मूड में पूछा गया है, वो ऐड आता है ना, रिपीट फिर रिपीट फिर रिपीट, है ना, उसी मूड में चला गया होगा एग्जामिनर, बार बार पूछा है। चलो देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 9। अगला फिर सवाल, उत्तर प्रदेश में मुख्य कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर ए 9। ठीक है, कृषि जलवायु क्षेत्र याद रखोगे 9 है, बार बार यही सवाल। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है कितने, 9 सस्य, सस्य कह ले कृषि कह ले एक ही बात है, सस्य कह ले कृषि कह ले एक ही बात है, 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है, फिर 9। ठीक है, इसीलिए बार बार लगा आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया, ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। आधिकारिक तौर पे कोई नहीं है, लेकिन यमुना भी और गोमती भी, ये दोनों नदी काफी गंदी हो चुकी हैं, है ना, तो उनको जैविक आपदा मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की ही पूछा गया है, तो जो आपकी गोमती नदी है वो उत्तर प्रदेश से ही उद्गमित होती है, उत्तर प्रदेश में ही खत्म हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का, सॉरी क्या कहते हैं, गोमती इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ज्यादा सही आंसर। आगे देखते हैं, आयोग ने भी गोमती माना था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है, तो जो नई 2021 की लेटेस्ट जो वन रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश में जो वन क्षेत्र है, इस डेटा को भी आप ध्यान में रख सकते हो, 17,384 है, और जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, 7.22%। इसको तो आप याद रखोगे ही, है ना। तो नए उसके हिसाब से कितना है, 7.22%, और 17,384 उसका टोटल एरिया है, इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ठीक है, चलो रिक्त स्थान को भरिए। 2011 में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र अपने कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना था, आज का याद रखो 7.22, है ना, तो उस हिसाब से 7% सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस प्रकार आपकी आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से एक अगली क्लास में, तब तक आपको वीडियो कैसी लग रही है बताते चलिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करो, वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर सकते हो। मतलब मेरा प्रयास रहता है कठिन से कठिन चीज को आपको आसान भाषा में आसान तरीके से समझा पाऊं। कितना खरा उतरता हूं वो आप लोग बताते रहते हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।